दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अब ज्ञानेश कुमार को हटना ही होगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बीच पूरे देश में गैस सिलेंडर को लेकर क्या हालात बन रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से जनता इस समय गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगी हुई है, किस तरीके से एक बार फिर से देश को लाइन में कतारों में खड़ा कर दिया गया है। वो तस्वीरें भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे ताज़ा खबर पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को लेकर कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, इम्पीचमेंट। ये शब्द भारी भरकम सुनने में लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं सरल भाषा में कि इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी जज, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर चुनाव आयोग को उसकी कुर्सी से हटाना होता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। और अब ज्ञानेश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू। विपक्ष ने जुटाए 100 से ज़्यादा हस्ताक्षर। 100 सांसदों की ज़रूरत होती है महाभियोग शुरू करने के लिए। एक पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और आज 100 से ज़्यादा सांसदों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और यहीं से अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है ज्ञानेश कुमार की। वो ज्ञानेश कुमार जिनको कहा जा रहा है कि निष्पक्ष नहीं है, सही तरीके से चुनाव नहीं करा पाते हैं, हमेशा मशीन की वकालत करते हैं। जब भी बैलेट की बात आती है तो बैलेट की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। इस बीच इनका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें इनको ये नहीं पता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर क्या है। इनका ज्ञान आप लोग चेक कर लीजिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आईएएस अफसर कैसे बन गया, यूपीएससी इस व्यक्ति ने पास कैसे कर ली, जिसको राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता। आवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक जय हे was composed in West Bengal by रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखा आपने, ज्ञानेश कुमार को ये नहीं पता है कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, हमारी राष्ट्रगीत क्या है हमारे देश की। राष्ट्रगान तो जन गण मन होता है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, लेकिन इनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में बेसिक अंतर भी नहीं पता है। ये लोग कैसे आईएएस बन गए, कैसे चुनाव आयुक्त बन गए, इसको लेकर दोस्तों सवाल खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहाँ चली गई। जिस चुनाव आयोग के कंधों पर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, आखिर चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आखिर विपक्ष जब भी उससे सवाल पूछता है तो सवालों से कन्ने क्यों काटता है। पूरे देश की जनता एक ही डिमांड कर रही है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब भी बैलेट की बात होती है तुरंत चुनाव आयोग इसका विरोध शुरू कर देता है। हालांकि इसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन देश की जनता का जो मिजाज है, देश की जनता तो यही चाह रही है, एक सुर में कह रही है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैलेट की कोई वकालत नहीं की। 2009 में बैलेट का मुद्दा उठा था, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन आज जब बीजेपी सत्ता में है तो वो भी बैलेट के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल रही है। तो जो ये ज्ञानेश कुमार हैं, कहा जा रहा है ये निष्पक्ष नहीं है, ये सरकार की कठपुतली बन चुके हैं, सरकार के रिमोट के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, सरकार जैसा चाहती है वैसा ये करते हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया, ये कहा जा रहा है एसआईआर चुनाव आयोग ने नहीं, सरकार के कहने पर एसआईआर हुआ। और एसआईआर में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, वो तो आप लोगों ने देखा। जब से ये सरकार आई है लोग लाइन में लग रहे हैं, कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन, तो कभी कोरोना में गैस सिलेंडर के नाम पर लाइन, तो अब रसोई गैस सिलेंडर के लिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ज्ञानेश कुमार पर है। अगर ज्ञानेश कुमार में ज़रा भी नैतिकता है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कहा जा रहा है कि वो इस पद पर बैठने के लायक नहीं हैं। जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उन्होंने कभी भी जनता के सवालों का ना तो जवाब दिया और ना ही विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। विपक्ष भी त्राहिमाम है, विपक्ष भी परेशान है। हालांकि विपक्ष इस समय एकजुट नज़र नहीं आ रहा है। जब विपक्ष ये कहता है कि हम बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं,
तो बड़ा सवाल विपक्ष से भी है कि उसने इसको लेकर क्या लड़ाई लड़ी, कोर्ट में क्या कोई याचिका लगाई गई, कभी क्या इसको लेकर कोई आंदोलन किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच देश के कोने कोने से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, गैस सिलेंडर को लेकर कैसी अफरा तफरी है, कैसे हाहाकार मचा हुआ है, ये तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये लाइनों में लगे हुए लोग आपको नज़र आएंगे। पहले 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे, अब 14 किलो सिलेंडर लेने के लिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, किसको सिलेंडर मिला किसको नहीं मिला। सरकार तो सिर्फ चुनाव के समय दावा करेगी, वादा करेगी कि हम तो विश्वगुरु हैं, ऊर्जा का कोई संकट नहीं है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ऊर्जा का संकट है, लेकिन ऊर्जा का संकट कितना गहरा चुका है ये इन तस्वीरों को देखकर आप लोग साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने गैस किल्लत को लेकर, गैस संकट को लेकर, ऊर्जा संकट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल ने जो खुलासा किया है वो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज़ चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहाँ पे 650 इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी, हम सोच सकते हैं। तो देश में ऊर्जा का संकट चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि ऊर्जा का संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, गैस की दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत नहीं है तो एस्मा क्यों लागू किया गया, एस्मा क्यों लागू किया गया? और ये लंबी लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं गैस एजेंसियों के सामने, क्या ये जनता मूर्ख है? क्या जनता यूं ही लाइन में लगी है? जब कोई दिक्कत नहीं तो लाइन में कैसे लगी है, ये भी बड़ा सवाल है। तो फिर या तो जनता झूठ बोल रही है या तो सरकार झूठ बोल रही है। जनता झूठ बोलेगी नहीं तो जाहिर तौर पर यहाँ सरकार ही कुछ गड़बड़ झाला कर रही है। तो जब पूरे दुनिया देश को पता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, तो फिर उससे पहले सही कदम सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाए गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई अब ज्ञानेश कुमार को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा? क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटा पाएगा? और दोस्तों आप लोग बताइए, क्या आपके घर में गैस की किल्लत है, पेट्रोल क्या आपको मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।